ಎನ್ನುಡು ಪೆರ ಹನುಮಾನ್ ಹೊಪ್ ನಾನಡ ಭಕ್ತನ ನೀರು ರಾಕ್ಷಸಣ ನೀ ಸೀತಾಮವ ಲಂಗಳು ಪೂಜಿ ಬಜರ್ಗ ನಾನ ರಮಣ தூதனா நான் ரமண ஒருவரத்தை கொண்டு வந்தக்கனா வெள்ளக வெள்ளப்போ இப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க आप अभी आपकी जो अभी की लाइफ है वो आप फैमिली लाइफ और आपका जो भी एक्टिंग का करियर है करियर वाइज आप दोनों को कैसा बैलेंस कर रहे हैं? देखिए टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है और ये जो हम सुनते आए हैं सब बातें कि टाइम नहीं है सब बकवास है जो उसके लिए ठीक है विजनरी वो है उसका विज़न क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है तो हम होते कौन है मतभेद करने वाले तो अपने आपके बेटे के लिए जैसा भी कह रहे हैं कि नेपोटिज्म ज़्यादा चल रहा है। देखिए मेरा मानना ये जैसे मैं अपने शुरुआती तौर पे हमने इंटरव्यू में कहा कि जिसमें कला है जो सर्वगुण संपन्न है तो उसे ट्राई करना चाहिए और अगर जैसे मेरा बेटा है और अगर टैलेंट है तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए और नहीं है तो कोई बात नहीं और अगर है और फिर भी वो नहीं वो उसकी किस्मत तो जैसे आपने अब जस्ट एक वेब सीरीज़ की है एक फेमस यूट्यूबर भुवन बाम के साथ में ताज़ा खबर। तो ऐसे ही बैठा था तो भुवन बाम आया और तो मुझे बोला कि सर अरे आई एम बिग फैन मैंने स्टाइल बहुत देखी आपकी बहुत बार देखी स्टाइल फिल्म तो मेरा एक्चुअली कास्टिंग सब पूरा हो गया लेकिन आप मुझे यहाँ देखे इसलिए मैं एक कैरेक्टर है इंटरेस्टिंग है आप करना चाहोगे और एड्स में ही कोलैबोरेशन मिलने लगे तो वो अर्निंग का सोर्स आपको क्या लगता है एड लेना चाहिए या फिर उसका पेमेंट लेना चाहिए हमें? नहीं देखिए मेरा मानना ये है कि एक्टर को अपना मेहनताना लेना चाहिए और जो एक्टर नहीं लेता मेहनताना या बार्टर करता है कोलैब करता है बेवकूफ़ी करता है हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त परशुराम वसमनी आपका स्वागत करता हूँ रैप पल्स के चैनल पे। आज हमारे साथ है एक एक्टर, एक कॉमेडियन, एक सिंगर, एक रैपर और एक पोएट जो मतलब ये 5 अलग अलग व्यक्ति नहीं कोई एक व्यक्ति है जो मल्टी टैलेंटेड है और इंडस्ट्री में फ़िलहाल छाए हुए हैं। तो वेलकम करते हैं मिस्टर राजकुमार सर का हमारे शो पे। वेलकम सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। के लाइफ के बारे में हमारे ऑडियंस को शॉर्ट में कुछ बताइए। देखिए मैं मूलतः पावन धरती उत्तर प्रदेश यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी यानी कि अप तो मैं मात्र 2 महीने का था तो मेरे माता पिता द्वारा मैं मुंबई ले आया गया और तब से मैं मुंबई कर हो गया हूँ। तो अब इतना सरोकार नहीं रहा मेरा लेकिन यह है कि अभी जीना मरना यही है सब कुछ और यहीं पर यही हमारी कर्म भूमि है यही हमारी मरण भूमि है। ओके तो बेसिकली यूपी से मुंबई तक का आपका जो सफ़र रहा जर्नी रही वो कैसे रही? मैंने कहा ना मैं मात्र 2 महीने का था तो जाहिर सी बात है स्वाभाविक है याददाश्त इतनी स्ट्रांग नहीं होती अमूमन सबकी तो मुझे नहीं पता कैसा रहा होगा। मीन्स डायरेक्ट आप जब मुंबई में ही आप पले बड़े राइट? जी जी बिल्कुल। तो आपका इंडस्ट्री में मीन्स पहला कदम कैसा रहा? कैसे आप इंडस्ट्री में पहुँचे? मैं 7-8 साल का था तब से मैं स्कूल में तो एक्टिव था ही लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपने नाम सुना होगा श्री सत्य साई बाबा राइट। तो उनका हमारे यहाँ बाल विकास नाम की एक संस्था होती थी जो हर इतवार के दिन होता था 2 घंटे का क्लास होता था तो वहाँ पर मेरे माता पिता मुझे भेजा करते थे तो वहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेना प्रारंभ किया और वहीं से फिर स्कूल इंटर स्कूल कॉलेज इंटर कॉलेज और फिर एमेचर थिएटर फिर प्रोफेशनल थिएटर और फिर फिल्में सीरियल ये सब फिर खुद का थिएटर तो इस तरह से शुभारंभ हुआ। ओके तो आपको आपकी लाइफ का पहला ब्रेक या फिर कह सकते हैं ऐड के थ्रू या फिर जनरली किसी भी थ्रू में कहाँ से मिला या फिर किसने आपको पहला ऑफर किया था? मैं मकरंद देश पांडे के साथ थिएटर करता था तो उनके साथ रंगमंच में सक्रिय होने से बहुत लाभ हुआ तो उन्हीं में से एक एक्टर था ग्रुप हमारे कलीग था तो DD1 का एक शो आया करता था तब अमर चित्र कथा तो उसमें उसने पहली मर्तबा मुझे रेकमेंड किया था और वहाँ से सिलसिला जारी हुआ और फिर मैं यहाँ आज आपके सामने पहुँचा। जी आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं इंडस्ट्री में? जैसे कि बताना चाहूँगा मैंने आपके पहले के पॉडकास्ट या फिर पहले के आपके इंटरव्यू देखे जिसमें आप कह रहे हो कि मैं सेल्फ इंस्पायर हूँ
बट हम सेल्फ इंस्पायर होते हुए भी कोई ना कोई हमारे एक आइडल होते हैं, या फिर हम किसी ना किसी तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्पायर होते ही है। तो ऐसा आपकी लाइफ में कौन है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं किसी का चेला हूँ या गुरु चेला का संबंध है, या ना ही मैं एकलव्य जैसा हूँ कि मैं चुपचाप द्रोणाचार्य को मारना गुरु, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन प्रभावित ज़रूर हूँ, जैसे आपने कहा। तो जहाँ तक कि प्रभावित होने का तात्पर्य है, तो वो मैं मकरंद देशपांडे से ऑफ कोर्स उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैक्स। और मैक्स सर बोलते हैं एग्जैक्टली, अंश थिएटर ग्रुप। और दूसरा इरफान खान, वो तो खैर दोस्त भी रहे और हमने 2 बार काम भी किया, काफ़ी टाइम तक हमारी दोस्ती थी, तो उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ। और अगर हम वेस्टर्न सिनेमा में देखें तो मुझे मॉर्गन फ्रीमैन बहुत इंस्पायर करते हैं। आई रियली लाइक हिम। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपको ये है कि इंडस्ट्री में काम कहाँ से और किस जरिए से मिलता है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर इंडस्ट्री में एक कलाकार को अपना काम आता है तो काम मिलना बहुत आसान हो जाता है। और दिक्कत ये है कि यहाँ लोग काम ढूंढने के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने काम पे काम कोई नहीं करता है, और इसलिए फिर उनको काम मिलता नहीं है। तो ये सीधी सी बात है। जैसे कि मैं आपके रिगार्डिंग स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ जिसमें आपको एक पेमेंट आना था जो आया नहीं। तो एक जनरली होता है वो सिंटा में उसका कंप्लेन करना होता है, तो बट आपने सोशल मीडिया पे किया। तो पहले पूछना चाहूँगा, वो पेमेंट आया या अब तक नहीं आया सर? नहीं, अब तक नहीं आया। और मज़े की बात यह है, वो मेरे दोस्त ही है, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हमने काम भी किया 2 मरतबा, तो हमने सोचा 2 मरतबा अच्छा काम किया, पहले अच्छा हुआ तो अभी ज़ाहिर सी बात है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, क्या करें, अभी नीयत में खोट पहले तो नहीं थी, आ गई बाद में। तो आदमी बोलते ना, हर 5 साल बाद लकीरें बदलती, आदमी बदलता, तो शायद वो भी बेचारा बदल गया होगा। तो एक्चुअली पेमेंट सिस्टम वर्क कैसे करता है इंडस्ट्री में? देखिए, पेमेंट सिस्टम ऐसे वर्क करता है, एक तो हमारे यहाँ विडंबना ये है हमारे इंडस्ट्री की, कि एक तरफ़ा गेम माना जाता है जब तक कि हम एक्टर स्टार नहीं होते हैं। तो ऐसा समझते हैं कि जो काम देता है वो अपने आप को कर्ता धर्ता मानता है और सुप्रीम पावर मानता है, सबको सबॉर्डिनेट मानता है, और एक तरफ़ा गेम होता है पूरा। यानी कि काम देने वाला समझता है कि हम उपकार कर रहे हैं, मेहरबानी करते हैं जिसको काम दे रहे हैं, इसलिए यहाँ दिक्कत होती है। और फिर वो अपना मापदंड बनाता है, अपना पेमेंट डिसाइड करता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरा मानना ये है कि इट्स एब्सोल्युटली अ टू वे प्रोसेस। 2 तरफ़ा गेम होता है, वन वे नहीं होता है। जितनी ज़रूरत प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक्टरों की है, उतनी ही ज़रूरत Right. एक्टर को प्रोड्यूसर डायरेक्टर, दोनों तरफ़ा गेम है। और दोनों गिव एंड टेक, हेल्दी गिव एंड टेक करते रहे, तो उसमें दोनों बहुत ईमानदार होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा मानना है, शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों बराबर पाप के भागीदार होते हैं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए दोनों पार्टियों को, और दोनों एक दूसरे को बेचारा ना समझे, दोनों एक दूसरे के ऊपर एहसान ना करें। इसी के रिगार्डिंग मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी एजेंसीज होती है, हम्म मीन्स चाहे एक्टर या फिर आर्टिस्ट खुद काम ढूंढे या फिर उनके थ्रू काम आए, तो भी एजेंसी को अगर आप अपॉइंट करते हैं तो उनको एक शेयर जाता है। हम्म तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो सही है कि मीन्स अगर एक्टर खुद एक आर्टिस्ट खुद के लिए खुद ही काम ढूंढ रहा है और उसका भी कुछ परसेंटेज एज अ एजेंसी को कट जाता है, या फिर आर्टिस्ट अगर समझो कोई एजेंसी काम दे रही है और उसका कट ले रही है, तो समझ में आता है कि परफेक्ट है, उनके थ्रू काम आ रहा है। बट अगर कोई आर्टिस्ट खुद ही काम ढूंढ रहा है, खुद ही सब कुछ कर रहा है, बट उसके कुछ पेमेंट का परसेंटेज वो एज अ चार्जेस या कह लो उनका मैनेजमेंट फी लेते हैं, तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, आपके सवाल पर मुझे बहुत पुरानी, अगर आपको याद हो तो, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन एक कार्यक्रम आया करता था, जो शायद आप छोटे रहे नहीं, होंगे तब, तबस्सुम करती थी। तो उसमें संजीव कुमार से ये पूछा था सवाल, सेम तरह का क्वेश्चन। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मेरा पूरा आज कामयाबी का श्रेय मैं अपने सेक्रेटरी को देना चाहूँगा, और आज जो कुछ भी जहाँ कहीं भी हूँ उसमें सेक्रेटरी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि होता यूँ है, अगर हम कलाकार कितनी ही हमारे अंदर कला हो, समृद्धि हो, सब कुछ हो, फिर भी हम जब संघर्ष करने जाते हैं तो हमको हमारे टैलेंट का वो खामियाज़ा नहीं मिलता, वो पैसा नहीं मिलता जो हम डिज़र्व करते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई दूसरा रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कोई मांगता है, तो हमको उम्मीद से दुगना तिगुना मिलता है। और यही वजह है, उम्र के इस पड़ाव में आकर के अब मैंने मैनेजर रखा है,
और जब से मैनेजर रखा है जेली बीन एंटरटेनमेंट, तो वो लोग मेरा 5 टाइम्स रेट बढ़ा दिए और ट्रीटमेंट बढ़ जाता है और सारी चीज़ें जो समीकरण होती है एक्टर को लेकर के, सीनियरिटी को लेकर के, सब कुछ बदल जाता है और अभी बहुत अच्छा हो गया है। और मतलब वो लोग छोटी-छोटी चीज़ें आपकी पूरी करती है, पूरी मतलब कहीं कोई शिकवा या गिला नहीं रह जाता। और एक्टर बहुत फ्रीडम में आ जाता है क्योंकि एक्टर को कुछ नहीं करना होता है। जैसे जब से मैंने मैनेजर रखा है तब से मैं डायरेक्ट शूट पे जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता है मेरा हाय हेलो कुछ नहीं, नो मीटिंग नो सिटिंग कुछ नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ शूटिंग तब होती है इंडस्ट्री में जब पहले मीटिंग होती है, फिर सिटिंग होती है और शूटिंग तब होती है जब चीटिंग नहीं होती। तो दुर्भाग्यवश जब से ये सब हो गया है तो तब से डायरेक्ट शूटिंग ही कर रहा हूँ, तो मीटिंग सिटिंग चीटिंग से बच रहा हूँ। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हुँ, क्वेश्चन है, जैसे अभी हुँ, बहुत सारे नए आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सिंगर्स एंड एक्टर्स एंड हुँ, ऑल, तो वो जस्ट अभी इंडस्ट्री में जस्ट इंटर हुए और उन्होंने अपने लिए मैनेजर रख लिया है। हुँ, मीन्स अभी उन काम हुँ, ढूंढना उन्होंने मतलब और ऐसा बहुत भी मैंने भी देखा है ऐसा कि कोलैबोरेशन मोड पे मोस्टली लोग काम अवॉइड करते हैं। तो हुँ। आपका इस पे क्या सजेशन है, कोलैबोरेशन में काम लेना चाहिए या फिर हर काम पेड ही होना चाहिए? देखो, मेरा मानना है ये बार्टर, कोलैबोरेशन एट द एंड ऑफ द डे ये वर्क तब करेगा जब आपके अंदर क्षमता हो। अगर आपके अंदर क्षमता है तो ये वर्क करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और किसी भी चीज़ का आपको सदुपयोग करना आना चाहिए, सीधी-सी बात है। तो गारंटी उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो अगर नए लोग के पास अगर उनका अच्छा है बैकग्राउंड, इकोनॉमिकली दे आर साउंड, तो उन लोग को मैनेजर रखें तो वो ठीक है, फॉर देम इट इज़ गुड। बट एट द एंड ऑफ द डे दे शुड हैव सम टैलेंट। अगर टैलेंट नहीं है तो फिर मैनेजर फ्री का सैलरी लेता रहेगा। Right. हाँ, लेकिन मेरे केस में जो मैंने रखा वहाँ सैलरी रेम्युनरेशन सिस्टम नहीं है, वहाँ वो परसेंटेज देता परसेंटेज हूँ राइट। मैं। तो मुझे खलता नहीं क्योंकि वही प्रॉफ़िट लाके देते हैं और वही शेयर लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। आपका जो स्टेज टू स्क्रीन की हुँ, जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। हुँ, मैं जानता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप वो ऑडियंस को बताएं कि आप स्टेज टू जो स्क्रीन आपका सफ़र रहा, उसमें आपने अलग अलग एड्स किए हैं, देन उसके बाद जाके आपको एक आई थिंक मूवी या वेब सीरीज आपको ऑफर हुई। हुँ। तब तक का आप ढूंढ ही रहे थे काम, तो उस बारे में थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया वेब सीरीज़ तो दूर-दूर तक किसी को पता भी नहीं पता था नहीं। ये कॉन्सेप्ट। दूसरी बात डीडी वन सिर्फ़ था और कुछ नहीं था, सैटेलाइट चैनल थे ही नहीं, मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो तभी काम वाक़ई बहुत मुश्किल था और अभी सही मायने में कहें तो एक्टर के लिए काम मिलना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि दुनिया भर के प्लेटफ़ॉर्म्स है, सैकड़ों ओटीटी है, कितना कुछ चैनल है क्या और बहुत माध्यम हैं, एजेंसीज़ है, मैनेजर्स है, क्या कुछ नहीं है, बार्टर, कोलैबोरेशन, इंस्टाग्राम बहुत कुछ है, जहाँ एक्टर बहुत आसान हो गया है कूदना इस फ़ील्ड में। तो मेरे टाइम थोड़ा-सा हार्ड था और मुझसे पहले वालों के लिए और ज़्यादा हार्ड था। लेकिन ये है कि अगर आप लक्ष्य रखते हो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता है आपके लिए। तो मेरे लिए वैसे ही हम जब रंगमंच में सक्रिय थे, तो तभी जब मुझे ऑफ़र आता भी था, मुझे फ़िल्मों के ऑफ़र आने लगे थे, लेकिन तब मैंने ये सोचा था कि जब तक मैं इसमें पारंगत नहीं हो जाऊँगा पूरी तरह से, तब तक मैं कैमरा फ़ेस नहीं करूँगा। तो मैंने 6 साल इनिशियल मैं बात कर रहा हूँ 94-95 की, तब से मैं सिर्फ़ थिएटर ही करता था और मुझे कुछ करना ही नहीं था। ऑफ़र आता था तब भी नहीं करता था। तो मैंने मकरंद देशपांडे से बोला भी था कि जिस दिन आप मुझे ग्रीन सिग्नल दोगे तभी मैं कैमरा फ़ेस करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने वन फाइन डे मुझे बोला कि यार अब तुम कैमरा फ़ेस करो। रेडियो तो अब आप हाँ, जा तो सकते बोला हो काम ठीक है। करने। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड ऑन और फिर जैसे मैंने कहा कि पहला ब्रेक कैसे मिला था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। सो हियर आई एम। तो आप अभी आपकी जो अभी की लाइफ है वो आप फैमिली लाइफ और आपका जो भी एक्टिंग का करियर है, करियर वाइज आप दोनों को कैसा बैलेंस कर रहे हो? देखिए, टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है और ये जो हम सुनते आए हैं सब बातें कि टाइम नहीं है, सब बकवास है। सबके पास टाइम होता है, बस टाइम मैनेज करने आना चाहिए। और विडंबना ये है कि सब लोग है ना प्रायोरिटी वाइज़ काम करते हैं, सब प्रायोरिटी वाइज़ करते हैं। अभी जैसे हमारा तुम्हारा पॉडकास्ट है तो हमने अपना-अपना प्रायोरिटी रखकर आज हम आमने-सामने मुखातिब हुए हैं, नहीं तो हम नहीं होते। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क।
तो वैसे ही सब मैनेज हो जाता है, पर्सनल, पब्लिक लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ मैनेज हो सकता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ समझिए फैमिली के साथ कहीं गए हैं, हुँ, तो वहाँ पे आपके फैंस ने आपको घेर लिया हो, या फिर हुँ, आपने उनको कहा हो, अरे मैं तो पर्सनल कुछ चीज़ों में हूँ, आप मुझे अभी हुँ, डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ, हुँ। ऐसा आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं, बिल्कुल होते हैं, बीइंग एन एक्टर प्रोज़ एंड कॉन्स होते ही है हर जगह। बट हमको आना चाहिए टैकल करने। हाँ, लेकिन इसमें हम लोग को स्मार्टली टैकल करना चाहिए, ना कि हम, क्योंकि देखो, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और ये सत्यता है और उन्हीं की वजह से है। तो जो हमारे माँ-बाप हैं, उनसे हमको कभी गलत व्यवहार नहीं रखना चाहिए, बहुत प्यार से टैकल करना चाहिए। तो मैं कर पाता हूँ अच्छे से, तो आज तक मैंने कभी किसी को खफ़ा नहीं किया और सब अच्छे से, सब कुछ मैनेजेबल है इस दुनिया में। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, वैसे ही मैं कहूँगा कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं किया जा सकता। हर एक चीज़ दुनिया में मैनेज हो सकती है। जी, आप ऑडियंस को बताना चाहूँगा सर उसी तरह मैनेज करते हैं, जैसे सिर्फ एक्टर नहीं है, वो सिंगर भी है, वो रैपर भी है, हुँ, नॉट ओनली सिंगर, रैपर भी है, और साथ साथ में उन्होंने पोएट भी लिखे हैं। हुँ। तो ये अपने स्किल आप काम करते करते आपने ट्राई किया, या फिर जस्ट आपको पहले से करना था? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो चूँकि मैं थिएटर से हूँ, तो उसमें हम सब थिएटर में हर एक क्षेत्र में हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर चाहे वो बैक स्टेज हो, आर्ट डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और ख़ासकर जब हम फ़ोक थिएटर कर रहे होते हैं, तो फ़ोक सॉन्ग से हमको मुख़ातिब किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ हम सब कुछ सीखते हैं। और बाकी हम सिर्फ़ एक्टिंग में ही मेरा मेन है, मेन मेरा एक्टिंग है। लेकिन बाकी सब एक शौक कह सकते हैं। तो आपने कभी डांस किया है? हाँ, सब कुछ क्योंकि किए मैंने आपके इन जो देखा उसमें मुझे आपके सारी चीज़ें मिली, आपका हाँ, पोएट्री मिला, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। रैप सॉन्ग मुझे मिला, सब मिला, बट हाँ, आपका डांस मुझे कहीं नहीं दिखा। हाँ, क्योंकि बहुत पहले कॉलेज के ज़माने में किया करता था, तो ओके। कभी उससे फिर दोबारा कहीं तो करने का कभी अवसर नहीं ऑडियंस को मिला। देखने मिलेगा अभी इन फ्यूचर, या कभी? हाँ, मिलेगा ना, क्यों नहीं? मैंने इनफैक्ट 2-4 फ़िल्मों में गाने में, जैसे हासिल एक फ़िल्म आई थी मेरी, उसपे भी नाचा है। स्टाइल फ़िल्म में नाचा है। फिर कोविड में मेरी आमिर खान के भाई है फैज़ल खान, उसमें मेन कॉमेडियन था। उसकी फ़िल्म है फैक्ट्री, वो गाना भी अवेलेबल हम्म, है। अगर आपने मेरा स्टडी किया होगा तो मेरा गाना आया होगा। तो उसमें तो प्रॉपर डांस है। लॉलीपॉप कोरियोग्राफ़र राइट। उन्होंने ही कोरियोग्राफ़ किया था। क्या आपने कभी खुद सोचा है कि मैं ये सारी चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं खुद के लिए कुछ ऐसा, मीन्स डायरेक्ट मेरा खुद प्रोडक्ट, या फिर ऐसा कुछ खुद प्रोड्यूस करूँ? हुँ, सिंगर भी मैं हूँ, हुँ, राइटर भी मैं हूँ, एक्टिंग भी है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं, मेरे फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स भी है, हुँ। तो उनको लेकर ऐसा कुछ कोलैबोरेशन करके आपका खुद का कुछ ऐसा प्रोड्यूस करे, ऐसा आपने कभी सोचा है? देखिए, मेरा मानना ये है, मीठे पानी की तलाश में अगर हम 50 जगह खोदेंगे कुआँ बनाने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसमें गारंटी नहीं है कि मीठा पानी कौन से कहाँ खुदाई में मिलेगा। तो इससे बेहतर है एक ही जगह खोदो कुआँ, और गहरा कुआँ खोदो और गारंटीड पानी मिलेगा, ऐसा सोच कर के खोदो, मैनिफेस्ट करो और एक ही चीज़ में रहो। तो इसलिए मैं सिर्फ़ एक्टिंग में ही रहना चाहता हूँ और एक्टिंग के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने आज तक एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं किया और ना कभी सोचूँगा, मेरी सोच में ही नहीं है, और एक्टिंग करते-करते ही मैं मरना चाहूँगा। ओके। इसी से रिलेटेड आपके अब हुँ, तक के वर्क में हुँ, आपके लिए ऐसा आपको कौन सा आपका वर्क है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, जो मैंने मेरा 100% दिया है इसमें, या फिर 100% तो ऑब्वियसली आपने सभी में दिया है, बट हुँ। आपके अकॉर्डिंग लगता है कि ये मेरा सबसे तगड़ा या फिर सबसे बेस्ट वाला है, ऐसा आपको लगता है? कोई ऐसा कौन सा आपका देखिए, वर्क है? हम एक्टर लोग, सारे एक्टर जो भी जानते हैं, जैसे मेरा ऐसा है कि अपना कोई भी काम, और मेरा नहीं, ऐसे बहुत से एक्टरों का, जब हम अपना काम देखते तो हमको लगता है यार इससे बेहतर किया जा सकता था, इससे अच्छा किया जा सकता था। तो हमारे अंदर वो हम लोग लालची बन जाते हैं कि नहीं, इससे अच्छा काम की तलाश रहती है। और यही वजह है मैं अपनी फ़िल्में नहीं देखता, मैं और बहुत कम फ़िल्में देखता हूँ, टीवी नहीं देखता। सॉरी टू इंटरप्ट, आप आपकी फिल्में नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का रीज़न? नहीं, मैं ना अपनी फ़िल्में नहीं, रीज़न कुछ नहीं। फिर एक ये रह जाता है, ग्रज रह जाता है, यार इससे अच्छा कर सकता था मैं, यार संभावनाएँ थी और अच्छा कर सकता था, अच्छा नहीं लगता देखने बट को। आपको रिव्यू मिलने के बाद तो आप देखते होगे ना कि आप नहीं, नहीं, फ्रेंड्स से सच या में नहीं फैमिली देखता। से? मैंने अपनी बहुत कम फ़िल्में देखी है, चुनिंदे फ़िल्में कुछ-कुछ देखी है, वो भी तब देखा है जब स्टार्टिंग में पहले रशेस देखते थे हम लोग, इसके लिए। और मेरा मानना है कि
एक्टिंग इज़ टोटली मीडियम है, इट डायरेक्टर्स मीडियम। और मैं मॉनिटर भी नहीं देखता कभी, क्योंकि मेरा मानना है जब डायरेक्टर सेटिस्फाई है तो हम होते कौन, हम कौन है कि मॉनिटर क्रॉस चेक करे और देखे नहीं सर एक और मैं रीटेक देता हूँ। वो उसका मीडियम है डायरेक्टर का, जो उसके लिए ठीक है, विजनरी वो है, उसका विज़न क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो हम होते कौन है मतभेद करने वाले। तो रुकावट में खेत कभी नहीं लाने का, चुपचाप जैसा वो कहता है वैसे करने का, ये मेरा मानना है। और रही बात दूसरों की फ़िल्म देखने की, वो इसलिए मैं नहीं देखता क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जाने अनजाने मुझे वो ऐसे प्रेरित करे कि कहीं न कहीं वो छाप मेरे मस्तिष्क में रहे और मैं निकाल ना पाऊँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि, और मेरा मानना है दूसरों को रेफ़रेंस के तरह देखने से अच्छा खुद रेफ़रेंस बनो। राइट, राइट, राइट। हुँ, कभी आपको किसी ने कंपेयर किया मीन्स आपके कॉमेडी जॉनरे में, हुँ। जैसे किसी ने आपको बोला है कि आप जॉनी लीवर सर की तरह हाँ, दिखते हो, बहुत, या फिर बहुत। नवाजुद्दीन सर की तरह आपका स्टाइल है, ऐसा किया है हाँ, किसी ने? सीधी-सी बात है, अगर मेरा कोई कॉमेडी जॉनर दूर क्यों जाना, मेरी वाइफ़ ही तो जॉनी लीवर से कंपेयर करते हैं क्योंकि कर्ली हेयर की वजह से राइट। और कालेपन की वजह से। और दूसरा, अगर सीरियस कुछ रोल देखते हैं तो नवाज़ुद्दीन हो गए और मिलता-जुलता चेहरा, वो होता है ऐसे। आपका कभी आपके माइंड में ऐसा आया कि इनके साथ में मुझे काम करना का मौका मिले और वो मौका आपको अब तक नहीं मिला? नहीं, मेरा 2-4 एक्टर हैं जिनके साथ मेरी इच्छा थी काम करने की, मैंने कर ली है। अच्छा। जैसे इरफ़ान खान के साथ मैंने काम किया, हासिल फ़िल्म में काम किया, तो वो पूरी हो गई है और वाक़ई उनसे बहुत सीखा, बहुत कुछ। और अच्छी बात ये थी जब हासिल फ़िल्म हम कर रहे थे, हम लोग एक-दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। तो चूँकि हम जानते थे अच्छे से तो बहुत एक अलग रैपो होता है, तो वो एक रहा। फिर मुझे यंग जनरेशन में रणबीर कपूर बहुत अच्छे लगते हैं एज़ एन एक्टर, तो उनके साथ भी काम कर लिया विश्रम फ़िल्म में। तो जिन-जिन लोगों के साथ मैं सोचा था, सबके साथ काम कर लिया। तो ऐसा कुछ ये नहीं है। अभी मुझे कुछ लोग अच्छे लगते हैं, जैसे वाक़ई उन लोग बहुत इंस्पायर करते हैं, तो अगर कभी मिला तो मिला, नहीं तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि हाँ, एक चाह नहीं है। बस ये मुझे सिर्फ़ एक ही है, बस काम करते रहूँ, बस। आपका जो जॉनरे मोस्टली आपको लोग मेजरली जो जानते हैं वो कॉमेडी जॉनरे के थ्रू जानते हैं, हुँ। राइट? तो आपका ऐसा क्या है कि मुझे इस जॉनरे के अलावा कोई और जॉनरे मिले जिसमें मैं ऐसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% नहीं दोगे, या फिर आप 100% तो ऑब्वियसली दोगे, बट वो अगर कैरेक्टर या फिर वो जॉनरे का अगर कैरेक्टर मुझे मिले, इंक्लूडिंग आपका नेगेटिव रोल्स भी है कुछ कुछ, बट लोग वो स्किप कर जाते हैं, मीन्स देखते नहीं ज़्यादा या ध्यान नहीं जाता, बट कॉमिक रोल ऐसा होता है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। देखो देखो, आपने जैसा कहा कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। चक्कर क्या है, हमारी ऑडियंस लोग बहुत त्रस्त हो चुकी है। बहुत उनको इतना तमाम परेशानी है, जद्दोजहद है जीवन की गाड़ी चलाने के लिए, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। तो अगर हँसी के फव्वारे दिखता है उनको तो ज़ाहिर-सी बात है वो हँसने के लिए देखना चाहेंगे कि कॉमेडी हो। लेकिन जहाँ तक कि मेरा पर्सनल ताल्लुक है तो एक एक्टर कॉमेडियन या फिर नेगेटिव रोल वाला नहीं होता, एक्टर एक्टर होता है और वो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे हर तरह के रोल मिले ऐसा मैं चाहता हूँ और मिल भी रहा है। अभी जैसे वेब सीरीज़ जब से करने लगा हूँ, राना नायडू मेरी आई थी, सनफ्लावर सीज़न 2, फिर अभी मेरी आ रही है द पेपर ट्रायल, उसमें मैं मेन नेगेटिव हूँ। तो ऐसे द गुड वाइफ्स मैंने किया था सोनी लिव के लिए। तो अब मुझे अच्छे-अच्छे रोल मिल रहे हैं तो मज़ा आता है और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टीरियोटाइप ना होकर के हर तरह के रोल मीन्स जो करूँ। काम मिले वो काम हाँ, ले लो। और रही बात कॉमेडी की तो वो इसलिए क्योंकि जब हमारे स्टार्टिंग के कुछ काम एज़ अ कॉमेडी हिट होते, जैसे मेरी एक स्टाइल फ़िल्म थी जो बहुत फ़ेमस हुई थी, तो उसके चलते मैं एक स्टीरियोटाइप सा हो गया। लेकिन अभी वो टाइपकास्ट निकल रहा हूँ क्योंकि इसको 2 दशक पूरे हो चुके हैं स्टाइल फ़िल्म को। तो अभी आज की पीढ़ी भूल-भाल गए स्टाइल फ़िल्म को, तो जो कि मेरे लिए अच्छी बात है। तो अभी हर तरह के सिर्फ़ बतौर एज़ एन एक्टर वो लोग देखते हैं। जी। हमारे रिसर्च टीम ने कुछ आपके बारे में पता किया, आप बताइए वो सही है या हुँ, गलत है? एक्चुअली ₹250 वाली टीम है हमारी रिसर्च की, तो ज़्यादा रिसर्च कर नहीं पाती है। हुँ, तो अगर उन्होंने रिसर्च उनका सही रहा, हुँ। तो उनका 250 का है वो 300 हो जाएगा, ₹50 उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। और अच्छा। अगर उनका रॉन्ग रहा तो वो 250 में से ₹50 माइनस हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो उनका पहला ये था कि आपने 16 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आपने काम किया है, इंक्लूडिंग एड्स एंड हाँ, बिल्कुल, परफेक्ट है। बिल्कुल।
रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल सारे लैंग्वेज में फ़िल्में की हैं। ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और सेकंड ये है कि आप कभी कोई शूट पे जाते हो या फिर कोई भी मूवी या करते हो, तो उसमें आप मेन जो लीड होते हैं या फिर जो वेल नोन है उनसे आप कम इंटरेक्ट करते हो या फिर ओनली हाय बाय तक का, और बाकी जो आपके सबऑर्डिनेट्स है या फिर को एक्टर्स है उनसे आप ज़्यादा नेटवर्किंग बिल्ड करते हो? मुझे मनोज बाजपेयी एक पार्टी में, हम लोग जानते अच्छे से, एक मनोज बाजपेयी एक पार्टी में मिले थे, मुझे उन्होंने बहुत एक गुरु मंत्र दिया था। और ये बात बता रहा हूँ मैं, कुछ 14-15 साल पहले उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था और वो मेरे दिमाग में बैठ गया। वो ये कि जब आप काम कर रहे होते हो, सेट पे जा रहे होते हो, तो कोशिश करो सेट पे जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोला करो। कभी किसी से बात नहीं करना, चुपचाप रहना। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम गॉसिपिंग से बच जाते हैं, बैक बिचिंग से बच जाते हैं, और वो एनर्जी कंज़र्व करो और वो अपने परफॉर्मेंस में दिखाओ। क्योंकि हम जब उससे पहले, जब 15 साल पहले, मैं उनसे मिलने के पहले जब मैं बात किया करता, मैं नोटिस किया था कि एनर्जी जा रही है। वही अभी एनर्जी मैं कंज़र्व करता हूँ और बहुत अच्छे से निकलती है बाहर। और हमारी सद्बुद्धि से हम लोग बात कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा, मतलब फ़ायदा होता है नहीं बोलने का, या कम बोलने का, या उतना ही बोले जितनी ज़रूरत हो। तो मैं अभी, चाहे डायरेक्टर हो, स्टार हो, कोई भी हो, मैं अभी ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करता। ओके, तो इसी के रिलेटेड थर्ड है कि हुँ, आपका एक चप्पल वाला शूट था, एड हुँ, एड शूट था, हुँ। जिसमें बाहर आया चप्पल गायब। बीकेसी प्राइड चप्पल, राइट, हाँ, तो उसमें आपकी चप्पल सेट पे से एक्चुअल में घूम हुई थी? हाँ। ये नहीं, 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 वो तो कॉन्सेप्ट था, मैं तो शूज़ ही पहनता हूँ हमेशा। मीन्स एड्स क्या हाँ, था, ऐड एड्स में के ऐसा था, हाँ, ऐड में हाँ। ऐसा था, बट अच्छा। एक्चुअल में आपकी चप्पल वहां से सेट पे से गायब हुई थी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, था? नहीं, नहीं। 50 रुपया कट। ये अजय देवगन के साथ किया था मैंने। राइट। अजय देवगन के साथ दूसरी बार काम किया था मैंने। पहले मैंने उनके साथ किया था रामगढ़, नहीं क्या, राम गोपाल वर्मा की आग, और फिर ये वीकेसी प्राइड चप्पल। ओके, लेकिन वो डायरेक्टर प्रशांत सर, उनके साथ मैंने, ये मेरा 9वां ऐड था। मीन्स इन शॉर्ट चप्पल गुम नहीं हुई थी। हाँ, चप्पल गुम नहीं हुई थी। उसी ऐड के लिए था। हाँ। और जो आपका आपने हेयर स्टाइल रखा हुआ है, हुँ। या फिर ये आपका नेचुरल है, मतलब आप बाल बनाते ही नहीं हो, जैसा है वैसे ही आप मॉर्निंग में उठे, आईने में जैसा देखा या फिर ये हो गया, आप वो वैसे ही निकल जाते हो, कुछ मीन्स कोम वगैरह ऐसा कुछ करते नहीं नहीं, हो? ये बालों के पीछे मेन लापरवाही है, क्योंकि जब तक मैं मम्मी के हाथ में था, मतलब मम्मी कंघा-वंघा मारती, तब तक प्लेन हेयर थे। फिर जब होश संभाला तो लापरवाही साथ में लगी और मैं कभी ध्यान ही नहीं देता था, तेल नहीं, कुछ नहीं। तो ये कर्ल हो गए, कर्ल थे नहीं, और फिर कर्ली हो गए, तो ये लापरवाही की वजह से। लेकिन बट थैंक गॉड कर्ली रहे, वो साधु की तरह नहीं हुए। नहीं, तो कभी आपने सोचा है वैसा बढ़ाने का बाल, या फिर कभी नहीं, ऐसे नहीं। अगर कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट हुई तो हाँ, तो ऑब्वियसली? विग है ना, हाँ, विग तो उसमें अवेलेबल है, किया भी मैंने। अभी एक मेरी आएगी वेब सीरीज़ जिसमें मैं अघोरी बाबा बना हूँ। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही बाल है उसमें, और अभी तो मेकअप डिपार्टमेंट बहुत तरक्की कर गया है। ऑब्वियसली, राइट। हुँ, अगर आपको खाने की ऐसे पूरा पकवान ऐसा बिछा हुँ, के रखा हो, मतलब बहुत सारे डिशेस हैं, हुँ। उसमें से आपकी पहली नज़र कौन सी डिश पे जाएगी? दाल-चावल, पीली दाल चावल सबसे पहली नज़र, वो कभी भी एनी टाइम फ़ेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके सामने मैं राजा भोग भी आ जाए, कुछ भी पकवान, तो मुझे नहीं पसंद है। और अगर उसमें स्वीट्स में अगर बात करें हम तो? नहीं, स्वीट पहले से ही मुझे पसंद नहीं है। बट हाँ, वही आपका इशू भी है, राइट? नहीं, वो हेल्थ तो इशू अभी भी है, हुआ राइट? इश्यू, लेकिन मैं कभी, स्वीट टूथ नहीं है मेरा, मुझे अच्छा, पसंद नहीं, और मेरे बेटे को भी पसंद नहीं मीठा। मेरा बेटा तो बिल्कुल मीठा नहीं खाता। तो अपने आपके बेटे के लिए जैसा भी कह रहे हैं कि नेपोटिज्म ज़्यादा चल रहा है, हुँ। तो इस पे आपका क्या राय होगा? देखिए, मेरा मानना ये है, जैसे मैं हमने शुरुआती तौर पे हमने इंटरव्यू में कहा कि जिसमें कला है, जो सर्वगुण संपन्न है, तो उसे ट्राई करना चाहिए। और अगर जैसे मेरा बेटा है, और अगर टैलेंट है तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है और फिर भी वो नहीं, वो उसकी किस्मत पे। जी, जैसे अभी आप लॉन्च आप कर सकते हो, बट ऑडियंस हुँ। उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं, वो ऑडियंस पे डिपेंड वो है। उसकी किस्मत। राइट। हाँ, लेकिन मैं एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं करूँगा, इसलिए लॉन्च तो सवाल ही नहीं पैदा करता। लेकिन मेरा बेटा अभी तो 15 साल का हो गया, उसे पसंद ही नहीं है। उसे ग्लैमर लाइमलाइट बिल्कुल पसंद नहीं, मेरा इकलौता बेटा है, वो एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहता है। अच्छा, टू माय सरप्राइज़, मेरे ख़्याल से ये पहली मर्तबा होगा किसी एक्टर का बेटा एस्ट्रोनॉमर बन रहा है, ऐसा है। राइट, राइट। हुँ।
तो जैसे आपने अब जस्ट एक वेब सीरीज़ की है एक फेमस यूट्यूबर भुवन बाम के साथ में ताज़ा खबर, तो उस पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा या फिर ऐसा कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहो? मैं कॉफ़ी शॉप में बैठा था, तो हम लोग मेरे ग्रुप के साथ बैठा था। जनरली अड्डेबाजी करते हैं ना हम शाम को, तो हमारा एक्टर फ्रेंड और हम सब बैठे थे ग्रुप में। अब मैंने जैसे कि पहले कहा, मैंने आज तक एक भी वेब सीरीज़ देखी नहीं बाय द वे। मतलब मेरे लैपटॉप या मोबाइल पे नेटफ्लिक्स हमें तो कुछ है ही नहीं। मुझे पता ही नहीं क्या है ये दुनिया। तो ऐसे ही बैठा था, तो भुवन बाम आया और वो कॉफ़ी टेक अवे कॉफ़ी लेने आया था, लव एंड लाते कॉफ़ी शॉप। वो आया और बाहर निकला और मुझे बोला कि सर, अरे आई एम बिग फ़ैन, मैंने स्टाइल बहुत देखी है आपकी, बहुत बार देखी स्टाइल फ़िल्म। तो मेरा एक्चुअली कास्टिंग सब पूरा हो गया, लेकिन आप मुझे यहाँ देखे इसलिए मैं एक एक कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग है, आप करना चाहोगे? तो मैं कहा हाँ। तो मैंने तभी एक्चुअली होता यूँ कि कॉफ़ी शॉप में अनवांटेड लोग ज़्यादा टकराते हैं और बड़ी-बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते लोग ज़्यादा टकराते हैं। तो मैं ऐसे ही हाँ, हाँ करेंगे ना, तो मैं अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने पैसे बोल दिए। तो मैं बोल कर के बैठ गया, मैं बोला भाई एवं ही कोई है, यंग लड़का, हम लोग को नहीं है कि यंग लड़का। मीन्स आप उनको और जानते नहीं थे? नहीं, मैं नहीं जान, ओके। तो कूल डूड टाइप, तो मैं वो वैसे सब कूल डूड टाइप था। तो मैंने ऐसे ही एवं ही लिया उसको, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मैं कहा ठीक है, मुझे इतना पर डे दे दो। मैंने बहुत बम अमाउंट बोला, बोला इतना दो मैं कर लूँगा। खैर, दूसरे दिन मुझे फ़ोन आता है उसके ऑफ़िस से किसी लड़की का कि सर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाइए आप। तो बोला ठीक है, मैं गया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जो बोला आपको मिले थे सर हमारे, और ये कॉन्टैक्ट जो आपने पैसे बोले थे उसी में। फिर मैंने पूछा ये है कौन ये? मेरे को लगा था ये ऐसे ही बहुत लोग ऐसे अप्रोच करते हैं, राइट, राइट। ये वो। बोला ये भी वैसे ही है, ये है कौन? तो बोला ये भुवन बाम है, बहुत फेमस यूट्यूबर है। कुछ उसका कोई वेब था, कोई शो, उसका नाम पता नहीं, यूट्यूब पे मैं नाम भूल गया। तो बोले ये बहुत बड़े हैं, क्या घोटाला-वोटाला कुछ था ना राइट, उसका? राइट। हाँ। मल्टी कैरेक्टर्स थे। हाँ, तो बोले बहुत फेमस है ये वो, और इनको आप ही चाहिए, ऐसा वैसा। तो मुझे तब पता चला था पहली बार कि ये कौन है, क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं। और पता चलने के बाद भी मैंने कभी को देखा नहीं, बट ही वॉज़ वेरी नाइस, वेरी डाउन टू अर्थ, और वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर आज की तारीख में मैंने देखा, जो बहुत पैम्पर करते हैं। और घड़ी-घड़ी वैनिटी वैन में आके पूछते थे, सर कुछ टेंशन तो नहीं है, कुछ दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दो, ये वो। और कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, रॉयल ट्रीटमेंट दिया, पैसे बहुत अच्छे जो दिए। माँगे वो मिले। हाँ, जो माँगे वो मिले, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया, उम्मीद से दुगना, और एवरीथिंग वाज़ फाइन। मज़ा आया काम करके। और वो ताज़ा खबर में रोल भी लोगों ने बहुत पसंद किया, और मैं भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गूंगा बहरे का किरदार किया था। इससे पहले मैंने कभी ये किरदार निभाया नहीं था, तो अच्छा लगा ओवरऑल, इट वाज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। सर आप फैमिली मैन हो और आपका एक स्टेटमेंट था कि आप शादी नहीं करनी चाहिए लोगों को। हाँ, मेरा मानना ये है कि नॉट ओनली एक्टर, इनफैक्ट कोई भी क्रिएटिव स्किल्स है जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसे शादी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रिएटिव आदमी अपनी दुनिया में मदमस्त रहता है, तो उसके लिए बहुत तकलीफ़दायक हो जाता है समय बाँटना। क्योंकि वो अपने आप में इतना विलीन रहता है कि बहुत मतलब उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा, मैनेज करना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना, प्रायोरिटी, ये वो सब दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि, और फिर दिक्कत ये होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा, शादी करने के पहले आई वाज़ वेरी चूज़ी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड व्हाटएवर स्टफ आई हैव वर्कड फॉर, आई वाज़ प्राउड 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 ऑफ इट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैंने शादी कर ली पोस्ट मैरिज, ऐसे बहुत से अनगिनत काम हैं जो मुड़कर देखता हूँ तो मुझे नहीं करने चाहिए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमको पैसों के लिए करना पड़ता है, तो वो एक पैकेज में आ जाता है, व्हिच इज़ बट रॉन्ग। आफ्टर सक्सेसफुल तो कर ही सकते हैं ना, राइट? आप नहीं करना नहीं, नहीं, चाहिए। बिल्कुल ही नहीं नहीं, करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ बात पैसे कमाने की या राइट, काम राइट। को लेकर के नहीं है, और भी बहुत सारी बात है। और एक्टर, क्रिएटिव ख़ासकर आदमी, उसको किसी संगी साथी या कंपेनियन की मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो खुद एन्जॉय करे। तो उसे ज़रूरत ही नहीं किसी संगी साथी की, ये मेरा मानना है। और ऐसा कुछ है जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो कि ऑडियंस को अब तक का पता नहीं है बट आपको बताना चाहे ऐसा कुछ?
आपके लाइफ के रिगार्डिंग हो या फिर आपके करियर के रिगार्डिंग हो या फिर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड हो? मेरी अपकमिंग अभी 5 फ़िल्में हैं रिलीज़ पर, लाइन्ड अप फॉर रिलीज़, और 3 वेब सीरीज़ है। 22 नवंबर को मेरी एक फ़िल्म आ रही है जिसका टाइटल है सुस्वागतम खुशामदीद। इसमें पुलकित सम्राट है और कतरीना कैफ की बहन है। मेरा उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, वो एक है। फिर मेरी आएगी जनवरी में मराठी फ़िल्म है मुंबई लोकल, जिसमें प्रथमेश परब है जो ताज़ा खबरें में भी थे। मैंने प्रथमेश के साथ ये मेरी तीसरी बार काम किया है। और फिर एक और मराठी फ़िल्म है वड़न, फिर एक फ़िल्म आएगी पीहू, फिर वेब सीरीज़ है द पेपर ट्रायल, और एहसास, फिर एक और सीरीज़ है एहसास, है सब काम मुझे याद नहीं है। तो इस तरह के काम है सब। ओके। शूट पे से आपके मीन्स मेमोरीज़ के लिए कि जैसे मैंने ये काम यहाँ पे किया, तो इसकी मेमोरीज़ के लिए आप कुछ ऐसा आपके पास घर में रख स्टोर करके रखते हो? जैसे MS धोनी जो करते हो हर मैच में होने का स्टंप अपना एक लेके जाते थे साथ में, वैसा आप कुछ एक मेमोरीज टाइप में ऐसा कुछ लेके चलते हैं अपने साथ में कि मैंने इतने वक्त कितने इतने टाइम तक का किया है, ये मेरा बेस्ट हो गया, ऐसा कुछ ऐसा मेमोरीज टाइप? हाँ, जब हम नए-नए कर रहे थे काम, जैसे मैंने आपको आते ही कहा कि मेरा 39th पॉडकास्ट है, तो नया-नया पॉडकास्ट है हमारे लिए, पॉडकास्ट डिजिटल सब नई चीज़ है, तो हम गिनते हैं। तो ऐसे ही मैं पहले फ़िल्म और एड फ़िल्म गिनता था, जैसे मेरे एड फ़िल्म अभी 350 के ऊपर हो गए, तो मैं गिनता था। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है, हम सब चीज़ से थक जाते हो, फिर गिनना छोड़ दिया। फिर IMDb आ गए हैं, तो IMDb से पता चल जाता है, गूगल सब उगल देता है, तो फिर धीरे-धीरे सब पता, तो अभी गिनना छोड़ दिया है। तो शायद पॉडकास्ट से भी एक दिन ये भी गिनती भूल जाऊँगा। ठीक। सर, आपने जो अब तक का वेब सीरीज़ या फिर एड्स वगैरह जो भी किए हैं, आपने 16 प्लस लैंग्वेजेस में किए, उसमें से आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज या फिर आपको सीखने में इजी रहा हो, ऐसा कौन सा लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट रहा या फिर कौन सा काम आपके लिए बेस्ट रहा? मेरा अब तक का मैंने जितना भी काम किया करियर में, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा जर्मन फ़िल्म। मैंने एक जर्मन फ़िल्म की थी, द फ़िल्म वाज़ कॉल्ड द गर्ल विथ इंडियन एमराल्ड। तो पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं, माइकल कैरन नाम के एक बहुत बड़े फ़िल्म मेकर है जो जर्मन फ़िल्म मेकर है, और हीरोइन है वहाँ की बहुत बड़ी स्टेफनी स्टार्क, जो वहाँ की बहुत प्रख्यात हीरोइन है। और उनके साथ काम करने का इतना अद्भुत, और मेरे सारे सीन उन्हीं के साथ था। और ये बता दूँ, विडंबना ये है कि बॉलीवुड में जहाँ मैं सीन वीन करता हूँ या ऐसे सब, वहाँ मुझे बहुत बड़ा रोल करने को मिला है। इनफैक्ट मैंने सलमान खान को भी दिखाया था मैंने ये फ़िल्म के सीन। तो मैंने बोला देखिए बॉलीवुड में क्या कर रहा हूँ, मैं बाहर क्या कर रहा हूँ कंपैरेटिवली। तो बहुत बड़ा रोल था मेरा, मतलब ही स्टेफनी स्टार्क के बाद मेरा ही बड़ा रोल था। और वो लोग बहुत अच्छे को एक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ क्यों मुझे अच्छा लगा। एक तो ये टेक्निकली जर्मन सिनेमा इज़ फार अहेड ऑफ अस। मतलब हम बॉलीवुड को वहाँ पहुँचने के लिए शायद 10-15 साल और लगेंगे, और टेक्निकली। और दूसरी बात, को एक्टर वहाँ पर इतने अच्छे से सब ये रहता है ट्यूनिंग आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल क्यू भी देते हैं, तो वो लोग जैसे स्टेफनी एक बार उसका पैकअप हो चुका था, तो उसे क्यू देना था, तो फिर डायरेक्टर बोला उसका पैकअप हो गया, कल करते हैं। तो वो बोले नहीं नहीं आज कर लेते वो। तो मैं बोला ठीक है क्यू दे दो आप। तो नहीं, वो लोग ऐसे क्यों नहीं देते जो हमारे हमारे यहाँ तो असिस्टेंट लोग दे देंगे, हाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वैसे कुछ भी। लेकिन वहाँ पर वो बोली गिव मी सम टाइम। वो गई मेकअप रूम में, उसने कॉस्ट्यूम पहने, मेकअप कराया, कैरेक्टर में आई, और कैरेक्टर में कैमरा के पीछे रखे उसने क्यों दिया। तो ये हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो इतनी प्रोफेशनल, और उसने क्यों दिया, उसने ये बोली। मैंने बोला इतना सब क्यों किया, तो उसने कहा क्योंकि इसमें मैं कैरेक्टर में आती हूँ, और अगर मैं कैरेक्टर में आपको क्यों देती हूँ तो आपके लिए फीलिंग डालना आसान हो जाता है, और वो एक गिव एंड टेक हेल्दी हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ नहीं होता है। और एक असिस्टेंट को निकाला गया था ऑन शूट, ये इसी मूवी का आई थिंक। क्या क्या क्या? आपको जल्दी बुला लिया था सेट हाँ हाँ, पे? वो हॉलीवुड की फिल्म की थी मैंने ओके। पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं, डाना ऑफनबर्ग, एमिली हैमिल्टन का शायद नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी हीरोइन है एमिली हैमिल्टन। हॉलीवुड की फिल्म थी। तो वहाँ पर मेरे को वो लोग ने कुछ 1.5-2 घंटे पहले बुला लिया था असिस्टेंट ने। तो डायरेक्टर भड़क गई थी कि ऐसे कैसे बुला लिया आपने, अभी तो बहुत समय है एक्टर के लिए।
तो बोला नहीं कोई बात नहीं, हम लोग तो बॉलीवुड में घंटों बैठे रहते हैं सेट पे कि हाँ अभी आएगा अपना टाइम, आएगा अपना टाइम आएगा। तो उस फिराक में कभी कभी टाइम आता भी नहीं है, दूसरे दिन तीसरे दिन हो जाता है, या अगर कोई बड़े स्टार हो तो उनके स्टारडम में एक एक महीने बाद भी आता है शेड्यूल। तो बोला ठीक है, वी आर यूज टू इट। बोला नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ हॉलीवुड, यहाँ हम एक्टरों की कदर करते हैं। और बोले 2 घंटे पहले आने से हो सकता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आउटडोर शूट है, आपने कॉस्ट्यूम पहन रखा है, कोई शिट आ गया ऊपर, कुछ भी कौवे ने कर लिया, या फिर कुछ लग वग गया, आपको सेटिंग हो रही है, माइक अरेंजमेंट, लाइट अरेंजमेंट, कोई लेके गया यहाँ से लग गया, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो इसलिए हम चाहते हैं जब आपको और आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं हो, तो इसलिए जब एक्टर आता है तो हमको सब रेडी होने के बाद हम एक्टर को बुलाते हैं, ताकि वो आते ही रिहर्सल करे और टेक दे। तो ये वहाँ की प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ नहीं है, आज भी नहीं है। तो ये तो डिफरेंस है। आपका फॉरेन के एक्सपीरियंस के बाद में, इंक्लूडिंग हॉलीवुड एंड जर्मन फिल्म्स एंड ऑल, बॉलीवुड में अब उसके बाद आपका वहाँ का काम देख के बॉलीवुड में आपके प्रति जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस या बदलाव आपने देखा है? देखिए हमारे यहाँ एक तो जैसे कुछ कुछ लाइनें हैं, सटीक लाइनें हैं, बहुत टिपिकल, जैसे कि उगते सूरज को सलाम करना, जो हिट है वही फिट है। और एक्टर जब तक स्टार नहीं बन जाता है तो उसे एक्टर को इतना सीरियस नहीं लिया जाता है, स्टार को सीरियस लिया जाता है। और रही बात मेरे केस में, तो मेरे केस में जब सब लोग स्टडी करते हैं तो थोड़ा विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि मैं वन ऑफ फ्यू एक्टर्स है जो इतना कुछ बॉडी ऑफ वर्क है। तो अगर जिनको मालूम है सामने वाले को, तो वो लोग थोड़ा मेरे से, एक सीनियरिटी लेवल है, प्लस उम्र का तकाजा है, और इतना काम देखने, बॉडी ऑफ वर्क सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बाहर भी थोड़े उन लोग सतर्क हो जाते हैं, और आउट ऑफ दैट दे स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगा अब जा कर के, उम्र के इस पड़ाव में आकर के काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है, पहले खूब शोषण किया है। तो आपको अभी ऐसा लगता है कि मैं जिस मुकाम पे पहुंचना चाहता था वहाँ पहुंच चुका हूँ? नहीं देखिए, मैंने पहले कहा, हम एक्टर के अंदर वो वैक्यूम हमेशा रहता है, और वो खालीपन तब तक नहीं भरता, मरते दम तक नहीं भरता, वो तो एक प्यास तो बनी रहती है, और वो बुझनी भी नहीं चाहिए एक नहीं, तरीके से। राइट। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आप मल्टी टैलेंटेड हो, हम्म। तो आप ऑडियंस को बताओ कि आप क्या क्या कर लेते हो, या फिर शौक के लिए हो या फिर काम के लिए हो? देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि एक्टिंग ही मेरा मेन है, बाकी सब एवं ही करता हूँ, मतलब कर पाता हूँ इसलिए करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पोएम लिखना, मैं कवि सम्मेलन में बहुत रुचि है मेरी, कविता लिखने में, बोलने में, रिसाइट करने में, तो मैं काफ़ी कवि सम्मेलन में भाग लेता हूँ। तो इसी बहाने, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है, तो अच्छी हिंदी बोलने का आजकल बहुत कम अवसर मिलता है, क्योंकि अभी जो काम हो रहे हैं उसमें भी अच्छी हिंदी नहीं आ पाती है, सब काम भी वैसे ही हो रहे हैं। तो वो एक है। और हम शायरी मुशायरा में जाते तो वहाँ पर उर्दू बोलने का अवसर मिलता है, तो वो अच्छा लगता है। फिर मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ बहुत, जैसे अभी राजू श्रीवास्तव जी की आखिरी फ़िल्म मैंने डब की थी, वो बहुत अच्छे से डब हुआ वो राजू श्रीवास्तव की आखिरी फ़िल्म। फिर एक मराठी के एक प्रख्यात कलाकार थे, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, आप मराठी हैं, यहाँ भी और बैठे वो लोग मराठी हैं, सतीश तारे। उनकी आखिरी फ़िल्म थी, वो डब नहीं कर पाए थे, जीवित थे लेकिन वो कर नहीं पाए थे, तो वो भी मैंने डब किया था सतीश तारे को, तो बहुत अच्छे से डब हुआ था। और उनका डब करना बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग थी, क्योंकि उनकी आवाज़ में डब किया था, और बहुत जल्दी मैंने रैप अप किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी राजू श्रीवास्तव का डब करना मेरे लिए आसान था, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे से मैं उनको जानता था, तो इसलिए बहुत आसान हो गया था। सतीश तारे के लिए बहुत हार्ड था, क्योंकि मैं नॉन मराठी स्पीकिंग एक्टर हूँ। तो कभी ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि लोग कभी किसी और कैरेक्टर को आप समझ लिया, फिर आपको किसी और कैरेक्टर समझ लिया हो? बहुत बार, जैसे आपके यहाँ पर हुआ है, मेरे को गोलमाल में उनको लगा कि मैं गोलमाल में हूँ। ब्रजेश शेर जी से अक्सर लोग कनेक्ट करते हैं, उनको लगता है मैं, तो कई बार ऐसा होता, आप सांप वाले हो ना राइट। तो हाँ, तो वो होता है, और ठीक है, इट्स ओके। तो एक मीन्स ऐसा हो जाता है कि किसी और ने काम किया बट नाम मेरा हो रहा है, ऐसा कुछ कनेक्शंस? नहीं, मैं लेकिन मैं एवं ही मैं कभी कॉम्प्लीमेंट रिसीव करता नहीं हूँ। मेरे को अगर जानते पहचानते हैं, मानते हैं, तो ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं तो मैं बता देता हूँ वो मैं नहीं हूँ।
राइट, वो ऐसा है। असली आर्टिस्ट की वही अपनी हाँ, पहचानी की दूसरे हाँ, आर्टिस्ट को क्रेडिट हाँ, दिया जाए और उसको हाँ, प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। और मैं बहुत कुछ-कुछ मामलों में आई एम वेरी प्रोफेशनल एक्टर। जैसे मैं आपको एक बता दूँ वाकया। एक 5 स्टार का ऐड मेरा था, प बहुत फ़ेमस हुआ था, आपने देखा, मैं भूत बना था, देखा है आप लोगों ने? कैसा भूत हूँ मैं, मुझसे कोई नहीं डरता। हाँ, 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 राइट। तो वो शूट के दौरान जब शूट हो गया, बाद में मैं शूटिंग करने साउथ अफ्रीका केप टाउन चला गया था एक फ़िल्म करने। तो मैं डब नहीं कर पाया था, तो मैं अवेलेबल नहीं था, तो लेकिन वो ऐड ऑन एयर टाइम पे करना होता है क्लाइंट को। तो उन्होंने फिर बाद में सुनील ग्रोवर को अप्रोच किया, तो वो आवाज़ मेरी नहीं है, सुनील ग्रोवर की वॉइस है। तो हम लोग इतने प्रोफेशनल एक्टर हैं हम सब, तो सुनील ग्रोवर ने मुझे फ़ोन किया कि भाई तेरा एनओसी है ना, मैं करूँ ये डब, मेरे को आया है। तो बोला हाँ करना बिंदास। तो बोला खाली व्हाट्सएप पे कर दे कि आई एम ओके विथ इट। बोला ठीक है। तो मैंने कर दिया था, और फिर ठीक ऐसे ही हुआ। सेम मैंने एक फ़िल्म की थी डॉली की डोली, उसमें सुनील ग्रोवर कर रहा था पहले, तो सेम मैंने किया प्रक्रिया, भाई तू भी एक बोल दे भाई मैं करूँ क्या, मुझे आया, पर पहले उसे था। तो ये होना चाहिए, एक प्रोफेशनल एक्टर की निशानी होती है। और कभी भी एक अच्छे एक्टर को इनसिक्योरिटी नहीं रखना चाहिए, और सबके लिए खुश रहना चाहिए। जो तरक्की करता है अच्छी बात है, और जो डिज़र्व करते नहीं तरक्की कर पाते उनको हेल्प करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी, इसी के रिलेटेड मुझे एक अभी जस्ट क्वेश्चन हुँ, आया, जैसे ऐसा कोई हुआ कि ये कैरेक्टर मुझे मिलना चाहिए था, हुँ। या मूवी हो या शो हो, कि ये जो किया है ये कैरेक्टर मैं मुझे मिलना चाहिए था, फिर ये रोल मुझे मिलना चाहिए था। सही पकड़ा आपने। यही वजह है कि मैं बहुत कम फ़िल्में देखता हूँ। क्योंकि जब हम फ़िल्में देखते हैं तो हमारा लालचपना जागता है, और बोलते हैं शैतान खाली मन, तभी शैतान जागता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फ़िल्म देखी, 2 फ़िल्म मेरे को बहुत भाई है वर्ल्ड सिनेमा की। एक है किंग ऑफ स्कॉटलैंड, पता नहीं आपने देखी कि नहीं? नहीं, ऑनेस्टली नहीं देखी। फॉरेस्ट व्हिटेकर एक हॉलीवुड कलाकार है जिनको ऑस्कर मिला था। कमाल का, मतलब कमाल की फ़िल्म थी। उसमें ऐसा रोल किया था कि मैं मतलब एकदम ये हो गया, मुझे वो फ़िल्म 2 दिन तक सोने नहीं दी थी। सोने ही नहीं दिया उस फ़िल्म ने। और फॉरेस्ट व्हिटेकर विशेष तौर पर, तो उसके बारे में मैं एकदम सोचता रहा कि ऐसा कभी मिलेगा क्या ये रोल? बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे। तो वो इसलिए भी मैं फ़िल्में, ये भी वन ऑफ़ द रीज़न है कि देखता नहीं हूँ। फिर ऐसी एक और फ़िल्म थी बहुत अच्छी, मैं नाम भूल रहा हूँ। क्या फ़िल्म का नाम था? वो भी बहुत अच्छी थी, उससे भी बहुत इंस्पायर था, वो भी एकेडमी अवार्ड विनर था। तो कुछ एक फ़िल्म है जिससे हम बहुत इंस्पायर होते हैं। जमीन इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा किस चीज़ में, एड्स में या मूवीज़ में या फिर वेब सीरीज़ में? देखिए, अगर आप स्टार बन जाते हो तो सब में पैसा है। राइट। लेकिन जब तक आप सिर्फ़ एक्टर बतौर बने रहते हो, तो पैसा सिर्फ़ एड वर्ल्ड में है। क्योंकि एड वर्ल्ड जितना पैसा देता है, जितना आपको लाइमलाइट देता है, इतना कोई नहीं देता है। क्योंकि फ्रीक्वेंट हैमरिंग होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की शूटिंग होती है ना, तो 1 दिन में रैप अप हो जाता है। 6 घंटे की शूटिंग होती है, 6-7 घंटे की शूटिंग होती है, और बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छा कवरेज मिलता है। तो ऐड ही अच्छा है। लेकिन आप स्टार बन जाते हो तो सब में मुँह माँगा पैसा मिलता है। हाँ, लेकिन स्टार बनने के बाद स्टार लोगों को भी फ़िल्मों से ज़्यादा पैसा ऐड में ही मिलता है। राइट। और यही वजह है कि क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ और बड़े-बड़े स्टार हमारे पेट में लात मार रहे हैं ऐड करके। जनरली जस्ट अभी नया ट्रेंड चालू हुआ है, जैसे इन कोलेबोरेशंस ओनली, कि हुँ, एड्स भी कोलेबोरेशन में होने लगे हैं। हुँ, मीन्स अब जैसे आपने कहा कि ज़्यादा पैसा एड्स में ही है, और हुँ। एड्स में ही कोलेबोरेशन मिलने लगे, तो वो अर्निंग का सोर्स आपको क्या लगता है, ऐड लेना चाहिए या फिर उसका पेमेंट लेना चाहिए हमें? नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि एक्टर को अपना मेहनताना लेना चाहिए, और जो एक्टर नहीं लेता मेहनताना या बार्टर करता है, कोलैब करता है, बेवकूफ़ी करता है। एंड मैं उनको एक्टर मानता ही नहीं। कुछ भी, कोई भी काम हो, आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहा है, कैसा भी काम करे। और भाई मैं मुझे बहुत कॉफ्त होती है, बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई बोलता है अरे नहीं मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। मैं बोला बात ज़रूरत पैसों की नहीं है, लेकिन आपका मेहनताना लेना चाहिए, और वो भी मार्केट ख़राब किए बिना। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ही स्टेटस के एक्टर्स वो बहुत कम पैसे लेते हैं, उनको ये लगता है कि काम करते रहो, वो गलत है। क्योंकि मार्केट ख़राब कर देते हैं ऐसे एक्टर लोग। तो मेहनताना लेना चाहिए, और कोलैबोरेशन, बार्टर ये वो सब रॉन्ग है, मैं मानता नहीं हूँ। अभी एड्स को ही लेकर हम अगर हम कंटिन्यू करें आगे बातें, तो जैसे अभी इन्फ्लुएंसर्स हुँ, कैटेगरी आ गई, तो हुँ, इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एक्टर या फिर हुँ, आर्टिस्ट कहें हम, हुँ।
तो इसमें आप क्या सिमिलरिटी या फिर आप क्या कहोगे कि किसको प्रेफर करना चाहिए, अगर कोई एड एजेंसी या फिर कोई है तो या फिर वो तो एक्चुअली वो रिसर्च करके अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं, बट आपका क्या सजेशन होगा इस पर? देखिए, अच्छे एक्टर वो इस तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि वो 100 ग्राम के लिए इंस्टाग्राम में नहीं जाएंगे, और वो शॉर्ट लाइफ है, ठीक है। और अच्छे डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर, वो भी इन्फ्लुएंसर लोगों को कभी नहीं लेंगे। जैसे संजय लीला भंसाली है, वो आप उनकी फिल्मों में आने वाले 50 सालों में कभी इन्फ्लुएंसर को नहीं देखोगे। और ये शेल्फ लाइफ है, इन्फ्लुएंसर्स की बहुत शॉर्ट लाइफ है, और वो लोग शॉर्ट फेम में होते हैं। मतलब अगर वो लोग 1.5 मिनट या जो भी रील का रहता है ड्यूरेशन, उस उतने तक ही रहते हैं। और लंबे रेस के लिए इनसे बाहर निकलना ही होगा आपको। जैसे अभी इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ स्पैन जो शेल्फ है हम लाइफ है, छोटा होता शॉर्ट है, लाइफ हाँ है। राइट, उनका कंटेंट कह सकते हैं, कंटेंट छोटा तो लाइफ छोटी, और ऐसा। वो बहुत वैसा है, आर्टिफिशियल, मैं नहीं मानता हूँ उसको। जी। हमारी टीम क्योंकि के मैंने लिए काम भी किया, मैंने कोई एक बीच में काम किया था जहाँ बहुत इन्फ्लुएंसर साथ में थे, तो वो लोग, उनके ब्रेन उसी तरह से डेवलप हुआ, वो लोग सिर्फ उतना ही रील के लिए, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है मिलियंस में, तो वो लोग उतना ही कर पाते हैं जितना रील का है, उतना ही उन लोग होमवर्क करते हैं, कंठस्थ करते हैं, 2 मिनट की लिपसिंग विपसिंग, ये वो, उसी में उन लोग तेज़ है। लेकिन जहाँ डायलॉग याद करके बोलने की बात आती है, कंटिन्यूटी में वो लोग हगने लग जाते हैं। राइट। जैसे हमारे टीम ने रिक्वेस्ट किया था, जैसे आप आने वाले थे तो इसलिए, कि आपका लाइव कॉमिक एक कोई हो जाए। देखिए, मैं एक मेरे को एक्चुअली ज़्यादा याद नहीं रहता मेरा कुछ, लेकिन फिर भी मैंने एक तेलुगु फिल्म की थी, उसका मैं डायलॉग अक्सर, वो क्योंकि इसलिए याद है क्योंकि मुझे लैंग्वेज आती नहीं, तो मुझे बाय हार्ट करना पड़ा था, तो वही हर जगह मैं बोलता हूँ, तो यहाँ भी वही बोलना चाहूँ, शायद आपने देखा भी होगा। वो ये कि एक सीन है जहाँ पर मेरे जैसा दुबला पतला हनुमान बना हुआ है, तो सीता माई के पास जाता है, कॉमेडी था। तो सीता माई से बोलता है कि हे सीता माई, मैं आपको रावण के चंगुल से छुड़ाने आया हूँ, तो और ये रही निशानी के तौर पे अंगूठी, और आप मेरे साथ चलिए, और मैं रावण की तो मैं क्लास ले लूँगा। इस तरह का कुछ सीन था। लेकिन साउथ में हम लोग को बहुत ओवर एक्टिंग, लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा, वी आर डायरेक्टर्स एक्टर, जैसा जो कराए तो वैसा हम करते हैं। तो वहाँ पर कैसे किया था, तो वो बोलने की शैली जो है, उससे लोगों को हंसी आ जाती है, तो वो मैं करना चाहूँगा। என்னோட பேர் ஹனுமான் ஹோப் நானோட பக்தனா நீ ஒரு ராட்சசனா நீ சீதாமாவை லங்கல் பூச்சி வச்சிருக்க நான ரமண தூதனா நான ரமண ஒருவரத்தை கொண்டு வந்தக்கனா வெள்ளகம் வெள்ளப்போ இப்படி இருக்குங்க, நல்லா இருக்குங்க। नहीं सर, बढ़िया बढ़िया। इसका जो आपने एक्सप्लेनेशन जो दिया और एक्चुअल सुना, उसमें बहुत डिफरेंस, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया वो यही है, ऐसा कुछ अलग ही लग रहा है। नहीं सर, आपका जो काम करने का तरीका है उसके लिए लोग आपको पसंद करते हैं, और फ्यूचर में भी आपको लोग और प्यार दे, थैंक यू। आपके कामों को देखे। और जैसे इंस्टाग्राम पे भी आप इतने एक्चुअली है हो एक्टिव, बट आपके जो फॉलोअर्स बेस अगर हम कहें तो वो इम्प्रूव करने के लिए आपके अपने एजेंसी तो रखी हुई है, बट उस पर आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेंट मेरा जाना चाहिए? देखिए, इंस्टाग्राम, मैं रील पहले तो अगेंस्ट में था, लेकिन बनाता इसलिए हूँ, मुझे पर से पसंद नहीं है। लेकिन मैं, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खंगालोगे, दो ही चीज़ देखने को मिलेगी कंटेंट के नाम पे। एक मेरे ही ऐड वैड जो काम आता है उसको मैं दिखाता हूँ। दूसरा ये कि हमको गाना गाने, नाचने कूदने ज़्यादा मिलता नहीं है, बीइंग अ कैरेक्टर एक्टर, चरित्र अभिनेता। तो मैं अक्सर लिपसिंग गाने, पुराने गाने ज़्यादा लिपसिंग करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, न कि ये कि सामने वाले को जो अच्छा लगे वो मैं करूँ। मेरे को वो पसंद नहीं है। तो जो मुझे अच्छा लगता है, भले दूसरों को नहीं अच्छा लगे, वो मेरे को लेना देना नहीं है। और मैं वो के एम के पीछे नहीं जाता हूँ, 1K 2K 1M, उसके पीछे नहीं। मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। राइट। जो इंडस्ट्री में भी नए अपकमिंग है या फिर कोई आर्टिस्ट आने की इच्छा रखता है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन या फिर आपका क्या इनसाइट्स होंगे उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, पूरा पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये गलत बात है कि एक्टर मतलब जब जो कुछ नहीं करता वो एक्टिंग करना चाहिए, नहीं।
एक अच्छे एक्टर के लिए अच्छी पढ़ाई का होना बहुत आवश्यक है और पढ़ाई के साथ-साथ हर एक चीज़ का उसे ज्ञान होना चाहिए, हर एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम जब थिएटर कर रहे होते हैं तो हमको लाइट का सेंस होता है, हमको कैमरा का सेंस होता है, टेक्निकल सेंस होता है। तो वो चीज़ का भी आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए जानने की, समझने की, मानने की। तो वो है और जब आपको एक्टिंग में आपको तभी कूदना चाहिए जब आपको लगे कि अब इसके अलावा अब हम कुछ और कर ही नहीं सकते। यही हमारा अंतिम ध्येय है। तब आपको एक्टिंग में कूदना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं करना चाहिए या आपको ज़रा भी लगने लगे कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपको चुपचाप ये लाइन छोड़ देना चाहिए। जैसे भी नया वर्ड इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस, नया नहीं एक्चुअली है वर्ड पुराना, बट उसको नई तरीके से यूज़ किया गया है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, हुँ, कि मैं खुद ही प्रोड्यूस करूँगा मेरे फ्रेंड्स को लेकर। मैं खुद ही या फिर फ्रेंड्स मिलते हैं, वो टीम बनाते हैं, फिर वो करते हैं करियर शुरू। हुँ। तो इस पे आपका क्या राय है कि करना चाहिए या फिर किसी एक्सपर्ट या फिर कोई प्रोडक्शन हाउस या फिर किसी का सपोर्ट लेकर करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि जहाँ तक आपका ये सवाल का ताल्लुक है सपोर्ट ये वो, कभी-कभी ऐसा भी होता है जैसे इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स होते हैं, ऐसे भी फ़िल्म मेकर मैंने देखे हैं जो कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फ़िल्में बना दिए। तो ऐसे फ्रीलांस एक्टर भी होते हैं, तो उनको किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है और वो लोग वेल लर्नेड होते हैं, जैसे भुवन बाम। तो उसे कोई मार्गदर्शन नहीं, कुछ नहीं, वो यूट्यूबर बना और उसने और पढ़ा-लिखा, अच्छा होनहार, काबिल है वो, तो इसलिए वो कर पाया और बाकी जो नहीं काबिल है लेकिन फिर भी वो दिख रहा है तो वो तुक्के की देन है और अधिकांश लोग इन्फ्लुएंसर्स तुक्के की देन मानता हूँ मैं, उनको तुक्का लग जाता है और फिर उन लोग कुछ बन जाते हैं, लेकिन वो लॉन्जेटिविटी नहीं है, वो शॉर्ट लाइफ़ है। सर जैसे अभी इंडस्ट्री में बहुत बार देखा गया है कि कंपैरिजन होता है, मीन्स सीनियर एक्टर्स के लिए या फिर स्टार के लिए हुँ, अलग व्यवहार उनके साथ होता है और जूनियर या फिर सबऑर्डिनेट्स के साथ में अलग व्यवहार होता है। मीन्स उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और बाकी को एक्टर्स है या फिर जूनियर आर्टिस्ट है उनको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऐसा अभी भी है इंडस्ट्री में या फिर आपका इस पे क्या कहना है? देखिए एग्ज़िस्ट तो अभी भी करता है, ये दुर्व्यवहार कहते हैं इसे और वो अभी भी एग्ज़िस्ट करता है। लेकिन शुरुआत में जब मैं था तभी एग्ज़िस्ट होता था कि उनको अलग, हमको अलग, ये सब तो होता है और वो ट्रीटमेंट में हर जगह दिखता है। वैनिटी वैन में छोटे वैनिटी, बड़े वैनिटी ये सब में चेंजेस और मुझे आज भी याद है जब हम इनिशियली स्टार्ट ऑफ किए थे तब खाना भी अलग होता था। बहुत कुछ अलग-अलग होता है सब चीज़ें। लेकिन जैसे अगर हम इकोनॉमी से जाएँगे तो बिज़नेस क्लास से जाएँगे, ये सब होता है। लेकिन अभी चूँकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने सालों से है, सब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, लोग जानते हैं, मैनेजर हैं हमारे, सब कुछ है, तो अभी सब समीकरण बदल चुका है। अभी दुर्व्यवहार नहीं होता है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, पैम्पर किया जाता है। स्टार्स भी रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे राणा नायडू जब मैं सीरीज़ कर रहा था, तो वहाँ पर ऐसा बहुत बार हुआ कि राणा दुग्गापति जो कि इतने प्रख्यात कलाकार हैं, वो खुद मुझे कुर्सी ला कर के बोले, "सर बैठिए, बैठिए।" तो एज़ अ सीनियर रिस्पेक्ट करते थे या फिर मैं कुली नंबर 1 कर रहा था, तभी वरुण धवन सर से संबोधित करते थे या बेशरम जब मैंने की थी, रणबीर कपूर हमेशा मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इससे पहले कि कुछ उसको ग्रीट करूँ रणबीर कपूर मुझे सामने अरे सर सर प्लीज़ प्लीज़ आइए इस टाइप का होता है और वो मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है ऐसा और लेकिन ये गलत है मेरा मानना है जो भी मैं कह रहा हूँ दोनों गलत है जो मैं कह रहा हूँ ये भी और जो पहले होता था वो भी गलत मेरा मानना है यहाँ स्टार या इसके बीच में कंपैरिजन होने ही नहीं चाहिए हमाम में बोलते हैं सब नंगे होते हैं वैसे ही सेट पे सब एक्टर्स एक जैसा होना चाहिए फिर चाहे वो सब सुप्रीम या सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए सब एक तरह से सबको ट्रीट करना चाहिए मेरा मानना है जो कि आमिर खान ने लगान में किया था लगान में मेरे सारे फ्रेंड हैं सारे जितने भी लगान टीम जो सब फ्रेंड है मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जब मुझसे शेयर किया तो उन्होंने बोला कि वहाँ ज़रा भी मतलब ये नहीं थी जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं बहुत क्लियर होगा वहाँ पर ज़रा भी ये जो आप सवाल कर रहे हो वहाँ डिफरेंसेस नहीं थे दुर्व्यवहार नहीं था एक एग्जांपल देता हूँ लगान फिल्म जब बन के कंप्लीट हो गई पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई तो आशुतोष गोवारिकर और मकरंद देशपांडे बहुत अच्छे दोस्त थे तो मकरंद देशपांडे की डेब्यू फिल्म कर रहे थे दानव जिसमें सोनाली कुलकर्णी आर्यन वैद लॉन्च हो रहे थे और मैं मेन कॉमेडियन था सयाजी शिंदे मेन विलन थे
तो तभी आशुतोष गोवारिकर और मकरंद देशपांडे चूँकि अच्छे दोस्त थे, तो उसने रिक्वेस्ट किया था मेरी पहली पिक्चर मुझे हेल्प कर। तो उसने बोला ठीक है, मेरे लगान की जितनी भी टीम है आपके सेट पे आ जाएगी। तो उनके एसोसिएट डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय सब हमारे सेट पे आता है। तो तभी हम लोग उनसे पूछते थे भाई लगान का कुछ बताओ, एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मुझे आज भी याद है, सब लोग तारीफ़ करते थे, मुझे आज भी याद है स्पॉट बॉय जो उसका था, उसने बहुत अच्छी बात बोली। बोला कि और ज़ाहिर सी बात है सब पहले एक्टर बनने ही आते हैं, स्पॉट बॉय भी एक्टर बनने ही आया था, बाद में सब डाइवर्ट हो जाते हैं, अलग अलग काम करने लग जाते हैं, जब उनको लगता है यहाँ कुछ दाल गल नहीं रही है तो उन लोग फिर दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही वो स्पॉट बॉय था, तो उसने मेरे को बोला कि सर मैं इतने साल से इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन जो रिस्पेक्ट मुझे आमिर खान एज ए प्रोड्यूसर दिया आज तक किसी ने दिया नहीं। और यही बात उनके सारे जो कैरेक्टर एक्टर्स से लगान की टीम, जो लगान टीम थी, सब ने यही बोला, बोला इतना रिस्पेक्ट पैम्परिंग किसी ने दिया नहीं। मतलब ज़रा भी डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं वहाँ पर। आमिर खान सबको एक तरीके से, और यही वजह है कि फिल्म हिट होने के पीछे ये भी एक वजह है, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। और यही मैं चाहता हूँ ऐसा हो इंडस्ट्री में, लेकिन सैडली ऐसा होता नहीं है, देखने को मिलता ही नहीं है। तो उसने बोला स्पॉट बॉय ने, हम तो स्पॉट बॉय है, हम सबको खिलाने के बाद खाते आए हैं इतनी इंडस्ट्री में, हम लोग सबको बिस्लेरी पिलाते लेकिन हमको बिस्लेरी नहीं मिलता, हम सबको ड्राई फ्रूट्स खिलाते लेकिन हमको फ्रूट भी नसीब नहीं होता, ये सब वो बोल रहा था। और हम लोग हमारा काम ईमानदारी से करते हैं, भागते भागते रहते, दौड़ते रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम एक ही टेबल पर खाना खाते थे, आमिर खान जहाँ बैठे हम सामने बैठे। फिर उसने एक और बात बोली कि मुझे अभी पता चलता है कि कौन सी फ़िल्म चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है। वो मुग़ल आज़म ज़माने का था, मुग़ल आज़म में उसने स्ट्रगल किया था एज़ एन एक्टर, वो उसमें कुछ जूनियर आर्टिस्ट का भी काम कर चुका था। तो उसने बोला मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मुझे भी पता चलता है कि कौन सी फ़िल्म चलेगी, कौन सी फ़िल्म नहीं चलेगी। तो लगान का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कभी राजा महाराजा का सीन हो रहा है, कभी फिरंगी नाच रही है, गा रही है, कभी देसी गाना बज रहा है, मधुबन में राधा कैसे नाचे पाचे, ये सब चल रहा है। तो बोले कुछ समझ ही नहीं हो क्या रहा है। लेकिन आमिर खान ने इतना अच्छा, वो आमिर भाई बोलता था, लेकिन आमिर भाई ने इतना अच्छा हमको रखा है, हमको फ़िल्म का नहीं पता, लेकिन दिल से दुआ निकलती है कि पिक्चर हिट हो जाए, क्योंकि उसने किसी को कोई भी बात की तकलीफ़ नहीं दी है और हमको मुँह मांगा पैसा दिया है, बहुत पैम्पर किया है। तो सभी लोग इस फ़िल्म में दिल से दुआ दे रहे थे। और एक बात बता दूँ कि फ़िल्में दुआओं से चलती हैं, और जितनी भी कोई फ़िल्में ऐसी भी है जो फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है, लेकिन बद्दुआएँ हैं जो उनको रिलीज़ नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं होता। जैसे मेरा शुरुआत में मैंने कहा, मेरा एक प्रोड्यूसर ने पैसे ठग दिए, तो आज तक उसकी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे होता है, फ़िल्में दुआओं से चलती है। तो आगे आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना रहे और अच्छे से सब लोग मिल बाँट, क्योंकि फ़िल्म मेकिंग इज़ कलेक्टिव टीम वर्क। तो ये टीम बनी रहेगा, टीम बन कर के अगर काम करे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को, और यही वजह है कि अच्छी-अच्छी फ़िल्में चल नहीं पाती। थैंक यू सर, आपने आपका कीमती समय निकाल के हमें समय दिया, हमारे शो पर आए, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे शो पे, इस बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए सर। Thank you so very much for having me and inviting me for your show called Rapt Pearls। और वाकई बहुत अनोखा, अद्भुत अनुभव रहा। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से न कि सिर्फ मैं, बल्कि मेरे बाद जो भी गेस्ट आएंगे वो सब एक कामयाबी की नई बुलंदी को छुएं, और आपके साथ साथ हम भी, और हम सबका सूर्योदय हो।